अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक ठाक है। जी, लेसन नोट्स हमारा वीक 12 स्टार्ट होने जा रहा है और लेक्चर 23 एंड 24 जो है इसमें हम कवर करेंगे। हम लोगों ने मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे थे और जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स पहले थे हमारे, उसमें हमने जो है मर्चेंडाइजिंग जो एक्टिविटी है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से वो क्या है, ठीक है, उनके बारे में हमने बात की थी। चैप्टर नंबर 6 हमारा बुक में मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी के नाम से जी हमने बातें की थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं और मर्चेंडाइजिंग कंपनीज हैं उनमें, और जो सर्विस सेक्टर अब तक हमारे प्रीवियस जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू हमने जो भी डिस्कशन की कंपनीज की, वो सर्विस सेक्टर से लिंक कर रही थी। तो यहाँ पे बट हम बात करने जा रहे हैं कि यार जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी हैं, मर्चेंट्स कंपनीज हैं, तो वो उनकी जो ट्रांजैक्शन में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं, तो उसको भी हम जो है डिस्कस कर लें। देखिए, हमने बात कही थी कि मर्चेंडाइजिंग कंपनीज जो हैं वो एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, सर्विसेज नहीं बल्कि प्रोडक्ट सेल करती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि उनकी जो इनकम स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा सा चेंज आया था, ठीक है। और वो चेंज किस वजह से आया था, वो प्रोडक्ट के बिहाफ से ही आया था। प्रोडक्ट है, अब सिंपल सी बात है, दो ही पॉसिबिलिटी थी कि अगर तो प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं हम, तो उस केस में भी हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, जिसको हमने इन्वेंट्री का नाम दिया था, ठीक है। और बाकी अगर रेडी टू सेल जो एक मर्चेंडाइजिंग ज़्यादातर होलसेलर, रिटेलर जैसे हमने कहा था, और उसकी अगर हम बात कहें, ठीक है, तो उनको भी जो है परचेज पहले करना पड़ेगा, एक किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसको आप इन्वेंट्री का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यही फिर आगे हमने बात की थी कि जो इन्वेंट्री है, लाज़मी है कंपनीज़ के लिए इन्वेंट्री को परचेज करना, और उसी इन्वेंट्री के बिहाफ पे उस इन्वेंट्री की जो मॉनिटरिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है कि कितना हमने परचेज किया और कितना उसके बाद जो है हमने आगे फर्दर सेल कर दिया। तो हमें एक तो परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री के थ्रू हमने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करना सीखा था, और उसके बाद जो है हमने एट द एंड क्लोजिंग ट्रांजैक्शन कुछ की थी कि जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आ जाए, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्राइटेरिया है, ये भी जो है हमारे इसी इन्वेंट्री सिस्टम के बिहाफ पे, और फिर आगे हमने कहा कि हम एक पार्शियली जो इनकम स्टेटमेंट जिसमें चेंज आ रहा है उसको भी हमने बात कही थी कि सेल के बाद जो है हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फर्दर आगे जितने भी एक्सपेंस है वो लेस करके तो हम नेट प्रॉफिट निकाल सकेंगे। ठीक हो गया क्लास? तो आज का जो हमारा इस वीक के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उसी से लिंक करते हुए मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी को ही हमने कंटिन्यू करना है, कोई अलग टॉपिक नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अकाउंटिंग फॉर दी एडिशनल मर्चेंडाइजिंग जो ट्रांजैक्शन है, जो कि सेल या परचेज से ही रिलेटेड अमूमन हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री की हम बात करें तो इन्वेंट्री का जो अकाउंट है, तो वो आपकी जो एक उसकी जो एक मैनेजमेंट थी, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट उसकी इसी बिहाफ पे थी कि यार क्या किया जाए कि इन्वेंट्री जब परचेज करें तो उस वक्त आपके पास क्या होना चाहिए, और जो जब इन्वेंट्री जो है सेल करें, ठीक है, तो उस वक्त उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री में ही जो है आपके पास अगर सेल की ट्रांजैक्शन है या परचेज की ट्रांजैक्शन है, उनमें क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मेजर लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो यही होगा कि परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है उसमें हमें देखना होगा वो क्या है, क्रेडिट टर्म्स होगी, और ये भी इसमें आप देखेंगे कैश डिस्काउंट हो गया जब आप परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। और परचेजिंग में जो है नॉर्मल कंपनी दो किस्म के मेथड यूज करती हैं, एक को हम ग्रॉस इनवॉइस मेथड का नाम देते हैं और दूसरा नेट कॉस्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर हैं तो उनमें फिर क्या है, सेल रिटर्न है, यहाँ परचेज रिटर्न की भी बात हम करेंगे इन्हीं मेथड में, ठीक है। अच्छा, सेल रिटर्न है तो सेल्स अलाउंसेस है, और सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस, सेल डिस्काउंट की इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन है सेल से रिलेटेड, उसकी हम बात करेंगे। ठीक हो गया क्लास? और टेक्स्ट बुक अगेन जो रेफरेंस मैंने पहले बताया था कि चैप्टर नंबर 6 है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी का, और फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया? चलिए हम इसको जो है अब स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमने परचेज एंड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारा प्रॉपर जो लेक्चर है उसकी तरफ। अच्छा जी बच्चों, देखो हमने जैसे बात कही थी कि नॉर्मल हमें
डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो ट्रांजैक्शन है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी के हवाले से जो है वो हमें इस लेक्चर में जो है डिस्कस करनी है। मर्चेंडाइज कंपनी मस्ट अकाउंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एडिशनल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज ऑफ मर्चेंडाइजिंग एग्जांपल इंक्लूड discount offer for the on the time payment and the merchandising return, transportation cost. In our discussion these transactions we continue the use of the perpetual inventory system, okay. We will use the time management, time payment, merchandising return and cost, transportation cost। बहरहाल हम जो भी अब आगे ट्रांजैक्शन करेंगे तो पहली बात तो वही कि हम जो हमारी जो कंपनी है, ठीक है, हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसी को जो है हम अपनाएंगे। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो डिफरेंस है वो आपको पहले पता होना चाहिए, पीरियोडिक और परपेचुअल को, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन आएंगी तो वो इसी को फॉलो कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो परचेज या सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनकी तरफ जाने से पहले हम बात करते हैं क्रेडिट टर्म्स की एंड कैश डिस्काउंट की, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स हैं या होलसेलर हैं, तो जब वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, व्हेनेवर दे सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है, दे यूज द क्रेडिट लिमिट्स, ठीक है। आप लोगों को शायद इसका आइडिया है या नहीं है, सुना होगा। वो क्रेडिट लिमिट्स को यूज करते हैं। क्रेडिट लिमिट्स सिंपल के हम क्या करते हैं, उधार। क्रेडिट क्या है, एक उधार पे जो है हमारी ट्रांजैक्शन होती है। अगर मैं थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बताऊं तो 70 टू 80%, ठीक है, आपके पास 70 टू 80% जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर हैं, इनका जो बिजनेस है वो क्रेडिट पे ही चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो क्रेडिट का जो क्राइटेरिया है नॉर्मली वो क्या होता है, 30 डेज हो सकता है, 60 डेज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें लिखा भी हुआ है कि नॉर्मल कस्टमर्स को हम अलाउ करते हैं कि 30 या 60 डेज में पेमेंट दे दे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर कंपनीज क्या करती हैं, नॉर्मल आपके पास जो कॉमनली हम सुनने में आते हैं कि आपने जब भी कोई चीज़ सेल की है, सेलर जो है जब आपको इनवाइस देता है एज अ बायर, आप इनवाइस जो है आपको बिल दिया जाता है तो उसमें नेट 30 डेज। अब ये यहाँ पे नेट 30 डेज का मतलब ये है कि 30 डेज का जो है नॉर्मल क्रेडिट है, ठीक है। और n/30, इसको आप n/30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ मीनिंगफुल पेमेंट इज अ ड्यू इन अ 30 डेज, ठीक है। ये जो भी पेमेंट है मैक्सिमम जो ड्यू डेट है इसकी वो 30 डेज है, तो आप 30 डेज के अंदर अंदर ये पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है क्लास। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि 30 डेज से जो है 60 डेज तक मैक्सिमम प्रैक्टिकली हमें नजर आता है, ठीक है। लेकिन फिर मसला ये होता है कि बहुत सारे जो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर हैं वो क्या करते हैं कि यार क्रेडिट लिमिट्स तो हमने यूज करनी है, एक मार्केट का ट्रेंड है, नो डाउट, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, अपने जो कस्टमर हैं उनको उनके एक एनकरेजमेंट के लिए कि अगर हम उनको थोड़ा कोई डिस्काउंट ऑफर कर दें और पेमेंट का उनको कह दें कि वो अगर जल्दी जमा करा दें तो उससे उनका भी बिजनेस का जो एक साइकिल है या उनका जो कैश साइकिल है वो क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये देखें, मोस्टली जो है perhaps the most common credit term offered by the manufacturer and wholesaler are 2/10 n/30। अच्छा, अब इसमें जो है ये वही n/30 तो उसी चीज को शो कर रहा है कि टोटल जो डेज है आपके पास, मैक्सिमम जो ड्यू डेट है वो 30 डेज है। ये 2/10 अब क्या चीज है, 2/10 ये एक्सप्रेशन बेसिकली शो करती है कि अगर आप 10 डेज में, ठीक है, जैसे इनकरेजमेंट की मैंने बात की थी, 10 डेज में आप पेमेंट कर देते हैं, ये 10 जो है ये डेज को शो कर रहा है, जैसे ये 30 टोटल डेज को शो कर रहा था। ये 2 है, 2 बेसिकली परसेंटेज है, 2 जो है एक डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है आपके अपने नोट्स में। दिस एक्सप्रेशन इज रीड टू 210 and 30, net 30 mean that full payment is a due in a 30 days, but that the buyer may take 2% discount if he payments are made within a 10 days, okay class। if a buyer, ठीक है, अगर आप ऐसा कस्टमर हैं एंड अ बायर है, इफ यू back your money, pay your money within a 10 days, then company will offer you 2% discount, ठीक है। तो that just encouragement for the from the producer to the buyer, ठीक है।
तो उसके लिए ये जस्ट एक डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाता है। बाकी ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है जो कि मार्केट में आजकल हम देखते हैं ना, अक्सर ग्रोसरी आइटम्स पे या आपके गारमेंट्स वगैरह पे जो है वो 10% ऑफ है, 20% ऑफ है। वो एक सीजनल ऑफ होता है, ठीक है, वो और किस्म का डिस्काउंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये पेमेंट का है, ठीक है। वो ये कि आपने एक ट्रांजैक्शन कर ली है, कोई चीज़ परचेज़ कर दी है, अब उसकी पेमेंट नहीं दी आपने, तो उसके लिए कंपनी की पॉलिसी है कि वो आपको क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार 5 या 10 दिन में अगर पेमेंट दे देते हो तो आपको इस पे हम मज़ीद डिस्काउंट देंगे। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब ये दो पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द डिस्काउंट इज़ अवेलेबल इन टर्म इन अ डिस्काउंट पीरियड, ये कुछ हमारे पास जो है टर्म्स उसने बताई हुई है कि पता होनी चाहिए था, क्योंकि इन्हीं को आगे हमने यूज़ करना है। डिस्काउंट पीरियड क्या होता है? दैट जस्ट अ पीरियड इन व्हिच द डिस्काउंट इज अवेलेबल, जस्ट लाइक यहाँ ऊपर 10 की हमने अगर बात की थी, 10 डेज इज अ डिस्काउंट पीरियड, ठीक है। तो अब वो हमें या कंपनी को पता होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज द डिस्काउंट प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द कस्टमर टू मेक अर्ली कैश पेमेंट इज कॉल्ड द कैश डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो डिस्काउंट होता है वो ऑब्वियसली बात है कस्टमर्स के लिए एक इंसेंटिव होता है, बेनिफिट होता है, तो उसको हम एक कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं। बायर हाउएवर ऑफन रेफर टू दिस डिस्काउंट एज अ परचेज डिस्काउंट। हाँ, अब अपनी बुक्स में अगर हम एज अ कस्टमर हैं, बायर हैं, परचेजर हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी बुक्स में जब लिखेंगे तो परचेज डिस्काउंट का नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट गेन या डिस्काउंट बेनिफिट का भी नाम हम यूज करते हैं। और जो सेलर है फ्रीक्वेंटली कॉल करता है सेल डिस्काउंट, ठीक है। और जो आपके पास सेलर है वो अपनी बुक्स में इसको सेल डिस्काउंट के नाम पे लिख सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो था क्रेडिट टर्म्स और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड था, ठीक है। और बाकी आगे मैं अब मेथड की बात करता चलूँ और फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। मोस्टली आपके पास जो कंपनीज हैं उनकी पॉलिसी होती है कि दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ अ डिस्काउंट पीरियड। जो डिस्काउंट पीरियड जस्ट लाइक 10 की हमने बात की है, तो दे विल टेक अ एडवांटेज, ठीक है। तो उसमें फिर वो क्या करती हैं, वो एक जो डिस्काउंट उनको मिल रहा होता है उसको ऑलरेडी ही कंसिडर कर लेती हैं कि हमने डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई पेमेंट करनी थी, 10,000 ही पेमेंट करनी थी आपने, तो 10,000 में से आप कहते हो कि चलो 2% अगर डिस्काउंट था और वो जितना भी बनता है वो 9800 बनता है, ठीक है। तो 9800 ही हम अपने पास लिख रहे होते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली या सिंपल चले 1000 आपने किसी को देने थे, 1000 की आपने कोई परचेजेस की और उसपे उसने कंपनी ने डिस्काउंट दिया कि 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो आप जो है मुझे 950 दे दें, 950 जो है मुझे पेमेंट कर दें, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम 1000 के बजाय 950 लिख देते हैं और ये डिसाइड कर देते हैं कि कंपनी विल टेक द एडवांटेज। तो इसको जिसमें आप आफ्टर डिस्काउंट डिडक्शन करके डायरेक्टली लिख दें तो नेट कॉस्ट मेथड है। वो क्या होता है जी? नेट कॉस्ट मेथड होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, दैट इज अ इनवाइस प्राइस माइनस एनी अवेलेबल डिस्काउंट, ठीक है। जो भी इनवाइस प्राइस है और उस पर जो डिस्काउंट होता है उसको ऑलरेडी आप क्या कर देते हो, लेस कर देते हो, ठीक है। तो बाकी जो है आफ्टर ऑल दिस पेमेंट इज दैट कंपनी एक्सपेक्ट टू पे, जिसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हम 10 डेज है तो उसी में हम पे करेंगे और डिस्काउंट अवेल करेंगे, तो इसको हम कहते हैं नेट नेट कॉस्ट मेथड, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक और ग्रॉस इनवाइस मेथड होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। चलें आगे, हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। इन मेथड के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में जो है इन डिटेल पढ़ते भी हैं और इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी हम इसकी करते हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी बात करते हैं।